अब हम इस चैप्टर के अंदर डिमेंशिया ये टॉपिक समझते हैं। डिमेंशिया देखो, नॉर्मली आप क्या सोचते हो कि डिमेंशिया मतलब मेमोरी लॉस। मेमोरी लॉस तो होता है एमनेसिया आपका। ओके, एमनेसिया का मतलब होता है मेमोरी लॉस। डिमेंशिया एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर मेमोरी लॉस दैट इज एमनेसिया एक कंपोनेंट होता है। डिमेंशिया की डेफिनेशन क्या है? दैट इज डिक्रीज इन हायर मेंटल फंक्शंस लाइक मेमोरी, स्पीच एंड मल्टीटास्किंग which leads to the problem in daily routine. ओके, हायर मेंटल फंक्शन जैसे मेमोरी, स्पीच और मल्टीटास्किंग, इसमें कमी आती है जिसके कारण आपका जो डेली रूटीन है उसमें प्रॉब्लम आती है। उसको हम कहते हैं डिमेंशिया। ठीक है, एमनेसिया का मतलब होता है मेमोरी लॉस। फिर हम बात करते हैं डिमेंशिया के काफी सारे कॉजेस होते हैं। कॉजेस को आप दो भागों में बांटते हो, एक रिवर्सिबल कॉजेस ऑफ डिमेंशिया और एक इरिवर्सिबल कॉजेस ऑफ डिमेंशिया। रिवर्सिबल कॉजेस ऑफ डिमेंशिया में क्या आता है? विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी। इसमें विटामिन बी 12 के सप्लीमेंट्स दे दो, रिवर्स हो जाएगा आपका डिमेंशिया। दूसरा हाइपोथायरॉयडिज्म, इसमें तुम थायराइड सप्लीमेंट्स दो, आपका डिमेंशिया अगेन रिवर्स हो जाएगा। क्रॉनिक सबड्यूरल हेमरेज, इसमें आप क्रॉनिक सबड्यूरल हेमरेज को ट्रीट कर दो, आपका डिमेंशिया वापस नॉर्मल हो जाएगा। और नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस, ये तो हम अलग से पढ़ेंगे एक लेक्चर के अंदर, नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस को। इसमें आपका इंट्राक्रैनियल टेंशन बढ़ता नहीं है, लेकिन जो है फिर भी आपके वेंट्रिकल की साइज बढ़ जाती है। कैसे होता है वो आपको समझाएंगे। और जो इरिवर्सिबल कॉजेज होते हैं आपके डिमेंशिया के, उसको हम तीन भागों में बांटते हैं। इरिवर्सिबल कॉजेज ऑफ डिमेंशिया को तीन भागों में क्यों बांटते हैं? क्योंकि पहले तो कॉर्टिकल डीजनरेशन वाले डिसीज, मतलब ऐसे डिमेंशिया कॉजिंग डिसीज जिसमें कॉर्टेक्स के अंदर डीजनरेशन हो रहा हो। फिर ऐसे डिमेंशिया कॉजिंग डिसीज जिसमें सब कॉर्टेक्स के अंदर डीजनरेशन हो रहा हो। और फिर ऐसे डिमेंशिया कॉजिंग डिसीज जिसमें कॉर्टेक्स और सब कॉर्टेक्स दोनों के अंदर डिमेंशिया हो रहा हो। ओके, ये आपका ब्रेन होता है ना, और ये आपका सब कॉर्टेक्स होता है, उसके नीचे आपका ये मिड ब्रेन, पॉन्स और फिर मेडुल्ला होता है। और ये आपका कॉर्टेक्स है, ये सब कॉर्टेक्स है। तो एक तो सब कॉर्टेक्स के अंदर डिजनरेशन हो सकता है, या फिर कॉर्टेक्स के अंदर डिजनरेशन हो सकता है लीडिंग टू डिमेंशिया, या फिर दोनों के अंदर हो सकता है। तो अगर कॉर्टेक्स के अंदर डिजनरेशन होता है तो किस डिसीज के अंदर होता है? अल्जाइमर डिसीज के अंदर, लेवी बॉडी डिमेंशिया के अंदर एंड फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया के अंदर। इन तीनों डिसीजेस के अंदर डिजनरेशन कहाँ पर हो रहा है? कॉर्टेक्स के अंदर। फिर सबकॉर्टिकल डिजनरेशन किन डिसीजेस के अंदर होता है? पार्किंसन रिलेटेड डिमेंशिया एंड हंटिंगटन रिलेटेड डिमेंशिया, इन दोनों के अंदर सब कॉर्टिकल डिजनरेशन होता है। और लास्ट का मिक्स्ड, मतलब कॉर्टेक्स और सब कॉर्टेक्स दोनों में डिजनरेशन होता है इन केस ऑफ मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया एंड क्रूज-फेल्ड जैकब डिसीज। ठीक है, हाँ जी ठीक है। अब जो आपका अल्जाइमर डिसीज है, सबसे पहले तो इसको समझता है। तो जो डिमेंशिया है, इसको, इस टॉपिक को समझने के लिए जो प्रोटोटाइप डिसीज हम लेते हैं ना, वो अल्जाइमर है। ओके, अब अल्जाइमर्स के अंदर आपको एक पैटर्न दिखाई देता है। क्या पैटर्न है वो? अल्जाइमर्स के अंदर सबसे पहले एक गलत ऑल्टर्ड प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, जो कि जमा हो जाएगा न्यूरॉन्स के अंदर, कॉर्टिकल न्यूरॉन्स के अंदर, जिसको हम कहेंगे अमाइलॉइडोसिस। पहले एक ऑल्टर्ड प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, जिसका शेप बड़ा बढ़िया नहीं होगा, ऑल्टर्ड प्रोटीन होगा, वो नॉर्मल प्रोटीन नहीं होगा। उस ऑल्टर्ड प्रोटीन का जमा हो जाएगा, वो अक्यूमुलेट हो जाएगा कहाँ पर? इन द न्यूरॉन्स ऑफ कॉर्टेक्स, जिसको हम बोलेंगे अमाइलॉइडोसिस। जिसके कारण आपका ब्रेन का एट्रोफी होगा। जिसके कारण क्या होगा? आपके ब्रेन का एट्रोफी होगा, लीडिंग टू एमनेसिया दैट इज लॉस ऑफ। ये आपका अल्जाइमर डिसीज के अंदर कुछ इस तरीके से पैटर्न होता है। अब पहले बात करते हैं कि वो जो अमाइलॉइड है, जो अक्यूमुलेट होने वाला है कॉर्टेक्स के न्यूरॉन्स के अंदर, पहले उसके बारे में समझते हैं। तो एक अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन होता है नॉर्मली आपकी बॉडी के अंदर, जिसके ऊपर सिक्रेटेज नाम का एक एंजाइम एक्ट करता है। इस अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन के ऊपर सिक्रेटेज नाम का एंजाइम एक्ट करता है, जो कि इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू A-beta 42, A-beta 40 एंड P3 पेप्टाइड। इसमें से जो A-beta 40 और P3 पेप्टाइड होते हैं, ये नॉन टॉक्सिक होते हैं। लेकिन जो A-beta 42 होता है, ये टॉक्सिक प्रोडक्ट होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर अल्जाइमर्स डिसीज। तो ये आप याद रखिए कि A-beta 42 दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अल्जाइमर्स डिसीज। अब ये A-beta 42 का ज्यादा प्रोडक्शन किन म्यूटेशंस के कारण होगा, वो कॉज करेंगे आपके अल्जाइमर डिसीज। तो यहाँ पर 4 जीन्स दिए गए हैं, 4 क्रोमोसोम्स दिए गए हैं, और इनके ऊपर अगर म्यूटेशन होगा तो A-beta 42 ज्यादा प्रोड्यूस होगा। जैसे कि क्रोमोसोम नंबर 22, क्रोमोसोम नंबर 21, क्रोमोसोम नंबर 21 जो होता है, ये अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन के लिए इनकोड करता है। अगर इस क्रोमोसोम नंबर 21 की ट्राइसोमी होगी, जो कि डाउन सिंड्रोम के अंदर होती है, तो ज्यादा एपीपी का प्रोडक्शन होगा। जब ज्यादा एपीपी का प्रोडक्शन होगा, तो ज्यादा A-beta 42 का भी प्रोडक्शन होगा, जो कि एक टॉक्सिक पेप्टाइड, जो कि एक टॉक्सिक प्रोडक्ट था, लीडिंग टू अल्जाइमर डिसीज। इसीलिए डाउन सिंड्रोम के जो पेशेंट्स होते हैं, जो जी जाते हैं, जो बच जाते हैं, मरते नहीं, वो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट बियॉन्ड 40 years they have increased risk of Alzheimer's disease. Beyond 40 years they have increased risk of Alzheimer's disease due to increased production of A-beta 42। ठीक है, फिर क्रोमोसोम नंबर 14 पर
एक जीन होता है PS1 जीन, क्रोमोसोम नंबर 1 पर होता है PS2 जीन। अगर इन दोनों जीन्स के अंदर म्यूटेशन हो गया तो फिर इन दोनों जीन्स के अंदर जब भी म्यूटेशन होगा तो सिक्रेटेज नामक जो एंजाइम है इसकी एक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। जब ये सिक्रेटेज नाम का एंजाइम इसकी एक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी तो ज्यादा ए बीटा 42 प्रोड्यूस होगा, ज्यादा टॉक्सिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, लीडिंग टू अल्जाइमर्स डिसीज। और लास्ट में होता है क्रोमोसोम 19 जीन। क्रोमोसोम 19 जीन पर ना जो है ना एपो ई जीन्स नॉर्मली मिलते हैं। अब कौन सा भी एपो ई जीन जो है प्रेजेंट हो सकता है, एपो 2, एपो 3, एपो 4। नॉर्मली मोस्ट कॉमनली लोगों के अंदर जो है एपो ई 3 जीन जो है पाया जाता है। और इस एपो ई 3 जीन का काम क्या होता है? एपो ई 3 जीन का काम होता है, ये क्लियर करता है आपके ए बीटा 42 को, क्लियर करता है आपके बॉडी से। ये नॉर्मल काम होता है एपो ई 3 जीन का। लेकिन लेकिन अगर इस एपो ई 3 जीन के जगह पर क्रोमोसोम नंबर 19 पर एपो ई 4 जीन प्रेजेंट रह गया तो ये जो एपो ई 4 जीन जो होता है ना, इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ अल्जाइमर डिजीज को। क्यों? बाय डिक्रीजिंग द क्लियरेंस ऑफ द ए बीटा 42 एंड दस इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ अल्जाइमर डिजीज। अगर ये एपो ई 4 जीन प्रेजेंट रहा क्रोमोसोम नंबर 19 के ऊपर तो ठीक है। अगर एपो ई 3 जो कि मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम 19 के ऊपर, तो ये न्यूट्रल होता है फॉर क्लियरेंस ऑफ ए बीटा 42। न्यूट्रल होने का मतलब क्या है कि जितना आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है ए बीटा 42 उतना वो रिमूव कर देता है आपका एपो ई 3, जो मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट भी होता है। और जो आपका एपो ई 2 होता है ये तो प्रोटेक्टिव होता है फ्रॉम अल्जाइमर डिजीज। ये बहुत ज्यादा क्लियरेंस करता है, बहुत ज्यादा क्लियरेंस करता है ए बीटा 42 प्रोटीन का, जिसके कारण बहुत ज्यादा रिस्क को ऑफ अल्जाइमर डिजीज को ये डिक्रीज कर देता है। तो एपो ई 2 और एपो ई 3 अगर ये प्रेजेंट रहे आपके क्रोमोसोम नंबर 19 पे तो बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन अगर एपो ई 4 जीन प्रेजेंट है तो फिर तो भाई आपकी जो रिस्क है अल्जाइमर डिसीज में जाने की वो बढ़ जाती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स ऑफ अल्जाइमर डिसीज के बारे में। तो जो सबसे पहला है, इसको तो आप याद रख सकते हो, एक निमोनिक से दैट इज अल्जाइमर्स खुद, जहां पर ए स्टैंड करता है फॉर ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। मतलब आपका जो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर है, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री जो होता है ये खुद एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर होता है फॉर द अल्जाइमर्स डिसीज। दूसरा, लॉन्ग लाइफ, मतलब बुढ़ापे की एज में जब 70 साल से ज्यादा की उम्र हो जाए तो अल्जाइमर डिसीज का जो रिस्क है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। हैवी मेटल्स लाइक जिंक, एल्यूमिनियम, मर्क्यूरी, ये भी आपके अल्जाइमर्स की रिस्क को इंक्रीज करते हैं। साथ में अगर एलिवेटेड लेवल्स आपको देखने को मिले, होमोसिस्टीन के, बीपी के एलिवेटेड लेवल्स, आपके ग्लूकोज के एलिवेटेड लेवल्स, कोलेस्ट्रॉल के एलिवेटेड लेवल्स, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर की तरफ प्ले करते हैं। एलिवेटेड लेवल्स ऑफ होमोसिस्टीन, एलिवेटेड लेवल्स ऑफ बीपी, एलिवेटेड लेवल्स ऑफ ग्लूकोज, एलिवेटेड लेवल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। एंड इंजुरी टू इंजुरी टू द बॉक्सर्स। देखो, बॉक्सर्स के अंदर पूरे लाइफ टाइम उनको जो है फेस के इंजुरी हो रही होती है, तो इनके अंदर बॉक्सर्स के अंदर जो है दो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेस बहुत कॉमन होती है, एक अल्जाइमर्स और दूसरी पार्किंसन। इन दोनों में से भी अल्जाइमर्स डिसीज जो होता है ये ज्यादा कॉमन होता है एज कम्पेयर टू पार्किंसन इन केस ऑफ बॉक्सर्स। ठीक है, फिर हम बात करते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जिसमें 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है, उसमें आपको ज्यादा रिस्क ऑफ अल्जाइमर डिसीज देखने को मिलता है आफ्टर द एज ऑफ 40। फिर E4 जीन, अगर क्रोमोसोम नंबर 19 के ऊपर एपो E4 जीन प्रेजेंट रहा तो फिर ये रिस्क ऑफ अल्जाइमर डिसीज को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि ये जीन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डिक्रीज्ड क्लियरेंस ऑफ 8 बीटा 42 प्रोटीन एंड लेस रीडिंग। मतलब अगर कोई कम एजुकेटेड पेशेंट है, कम एजुकेटेड पर्सन है, तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली उनके अंदर जो रिस्क होती है अल्जाइमर डिसीज की वो बढ़ जाती है। फिर जो आपके ऐसे प्रोटेक्टिव फैक्टर्स है जो डिक्रीज करते हैं रिस्क ऑफ द अल्जाइमर डिजीज, जैसे कि अगर एनएसएआइड्स आप यूज कर रहे हो देन इट डिक्रीजेस द रिस्क ऑफ अल्जाइमर डिजीज। अगर आप कोई लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर सकते हो रिटर्न लैंग्वेज के अंदर, किसी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को आप लिख सकते हो, प्रॉपर्ली समझ सकते हो, तो ये भी आपके रिस्क को डिक्रीज करता है ऑफ गेटिंग अल्जाइमर डिजीज। एंड फिर स्मोकिंग, तो स्मोकिंग क्या है ना, स्मोकिंग है तो आपके बॉडी के लिए खराब चीज, लेकिन ये डिक्रीज करता है रिस्क ऑफ पार्किंसन डिसीज, ये डिक्रीज करता है रिस्क ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड ये डिक्रीज करता है रिस्क ऑफ अल्जाइमर्स डिसीज। याद रखें, पार्किंसन, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड अल्जाइमर डिसीज, इन तीनों के रिस्क को कौन कम करता है? स्मोकिंग कम करता है। ऑब्सगैनी के अंदर अगर प्री क्लैम्सिया पढ़ोगे तो उसकी भी जो रिस्क होती है वो कम होती है ड्यू टू दिस स्मोकिंग। ठीक है, तो ये आपके रिस्क फैक्टर्स हो गए, ये प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हो गए। रिस्क फैक्टर्स के अंदर ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, लाइफ लॉन्ग मतलब 70 साल के बाद,
ये आपके हेवी मेटल्स, एलिवेटेड लेवल्स ऑफ होमोसिस्टिन, बीपी, ग्लूकोज एंड कोलेस्ट्रॉल, बॉक्सर्स के अंदर इंजरी, डाउन सिंड्रोम आफ्टर 40 इयर्स ज्यादा रिस्क रहेगी, क्रोमोसोम नंबर 19 के ऊपर एपोई4 जीन, कम एजुकेटेड बंदा होगा उसके अंदर ज्यादा रिस्क होगी, प्रोटेक्टिव फैक्टर के अंदर NSAIDs का यूज, अगर किसी लैंग्वेज को लिख सकते हो पढ़ सकते हो तो फिर कम हो जाती है रिस्क, स्मोकिंग कम कर देता है रिस्क, ये सारे आपके रिस्क फैक्टर्स एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हो जाते हैं। ठीक है, ऑनसेट कब है? मोस्टली आफ्टर 70 इयर्स। फिर आप इस सवाल को सॉल्व करें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन इज न्यूरोटॉक्सिक? तो वो होता है आपका ए बीटा 42। बाकी ये तो आपके नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कि अल्जाइमर्स डिसीज के अंदर मैक्रोस्कोपिकली ब्रेन के अंदर आपको क्या देखने को मिला। मैक्रोस्कोपिकली आपको ब्रेन के अंदर दिखेगी एट्रोफी। क्या दिखेगी आपको? एट्रोफी दिखेगी। किसकी एट्रोफी दिखेगी? आपको एट्रोफी दिखेगी टेम्पोरल लोब की और पैराइटल लोब की। टेम्पोरल लोब की और पैराइटल लोब की। सबसे पहले आपको एट्रोफी देखने को मिलेगी हिप्पोकैम्पस, जो कि पार्ट होता है आपके टेम्पोरल बोन का। अर्लीस्ट फीचर जो रहेगा एट्रोफी का वो आपको देखने को मिलेगा हिप्पोकैम्पस के अंदर, लीडिंग टू द एपिसोडिक मेमोरी लॉस। और जो लीस्ट अफेक्टेड लोब होगा और जो सबसे लास्ट में अफेक्टेड होगा वो होगा आपका ऑसिपिटल लोब। सबसे पहले टेम्पोरल लोब का हिप्पोकैम्पस अफेक्ट हो रहा है और सबसे मोस्टली आपका टेम्पोरल लोब और पैराइटल लोब यही अफेक्ट होता है। ठीक है, आपको ग्रॉस स्पेसिमेन पे ऐसा अल्जाइमर डिसीज का ब्रेन दिखेगा। ओके, ये आपका नॉर्मल ब्रेन है जिसमें टाइट सल्का है, टाइट गायरा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रोमिनेंट गायरा है। एक गायरा आपके क्या है? प्रोमिनेंट गायरा है विथ वाइडर सल्कस, विथ वाइडर एंड डीपर सल्का है। प्रोमिनेंट गायरा है विथ डीपर एंड वाइडर सल्का है। ये अल्जाइमर डिसीज के अंदर आपको ग्रॉसली देखने को मिलेगा। अब माइक्रोस्कोपिकली क्या होता है? सारी प्रॉब्लम आपकी उस अल्टर्ड प्रोटीन ए बीटा 42 के कारण ही थी ना, जो कि न्यूरोटॉक्सिक था। ये दो काम करता है। अगर ये कॉर्टेक्स के न्यूरॉन्स के अंदर जा रहा होना है तो कॉर्टेक्स के अंदर न्यूरॉन्स के अंदर जाके ये फॉर्म करता है न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स। क्या करता है ये? कॉर्टेक्स के न्यूरॉन्स के सेल्स के अंदर जाके न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स का फॉर्मेशन करता है। और इन न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स के अंदर टाउ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये टाउ प्रोटीन्स हाइपर फॉस्फोराइलेटेड होते हैं। क्या? आपके ए बीटा 42 कॉर्टेक्स के न्यूरॉन्स के अंदर जाके न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स फॉर्म करते हैं। इन न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स के अंदर हाइपर फॉस्फोराइलेटेड टाउ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो हाइपर फॉस्फोराइलेटेड टाउ प्रोटीन्स होते हैं ये आपके न्यूरोनल सेल्स के माइक्रोट्यूब्यूल्स को डिस्टेबलाइज करते हैं। क्या डिस्टेबलाइज करते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स को डिस्टेबलाइज करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं किसी भी सेल का स्केलेटन में। तो अगर आप उस सेल के स्केलेटन को अटैक कर दो, क्या वो सेल कोलैप्स नहीं कर जाएगा? तो जब ये हाइपर फॉस्फोराइलेटेड टाइप प्रोटीन्स उसके माइक्रोट्यूब्यूल्स को डिस्टेबलाइज करते हैं उस सेल के, तो क्या वो सेल कोलैप्स नहीं करेगा? जब ऐसे सारे कॉर्टेक्स के सेल्स कोलैप्स करना शुरू करेंगे तो क्या एट्रोफी नहीं होगी आपकी ब्रेन की? जरूर होगी भाई। ठीक है, तो जो एट्रोफी ऑफ ब्रेन का मार्कर होता है वो होते हैं ये हाइपर फॉस्फोराइलेटेड टाउ प्रोटीन्स। ठीक है, एट्रोफी ऑफ ब्रेन के मार्कर क्या होता है? हाइपर फॉस्फोराइलेटेड टाउ प्रोटीन्स। ठीक है, और ये तो हो गया आपका इंट्रासेलुलर, मतलब न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स होते हैं ये इंट्रासेलुलर होते हैं, न्यूरॉन्स के सेल्स के अंदर होते हैं। और ये कोरिलेट करते हैं विद द सिवियरिटी ऑफ द डिसीज, दिस कोरिलेट विद द सिवियरिटी ऑफ द डिसीज। दूसरा जो ए बीटा 42 है, न्यूरॉन्स के अलावा कहां पर जाते हैं? ये जाते हैं आपके लार्ज वेसल्स जो है ब्रेन के उसके अराउंड। ओके, अराउंड द लार्ज वेसल्स या फिर इनसाइड द लार्ज वेसल्स ऑफ द ब्रेन, जिसके कारण वहां पर वो क्या कॉज करता है? सेरेब्रल अमाइलॉइड एंजियोपैथी। सेरेब्रल अमाइलॉइड एंजियोपैथी इन द लार्ज वेसल्स ऑफ द ब्रेन। ठीक है, सेरेब्रल अमाइलॉइड एंजियोपैथी जैसे ही होती है, दिस फॉलोज द फॉर्मेशन ऑफ द सेनाइल न्यूराइटिक प्लेक्स। लार्ज वेसल्स के पास में ही सेनाइल न्यूराइटिक प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सेरेब्रल अमाइलॉइड एंजियोपैथी बाय ए बीटा 42 प्रोडक्ट। ये जो सनाइल न्यूराइटिक प्लेक्स होते हैं, ये पहली बात तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं और दूसरे ये एज के साथ कोरिलेट करते हैं। जितनी ज्यादा एज होगी उतनी ज्यादा आपके सनाइल न्यूराइटिक प्रोडक्ट होंगे, प्लेक्स होंगे, और जितनी ज्यादा सिवियरिटी होगी उतने ज्यादा न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स होंगे। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए कि पहले आपके न्यूरॉन्स के अंदर न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स का फॉर्मेशन होगा, फॉलोड बाय एक्स्ट्रा सेलुलर सनाइल न्यूराइटिक प्लेक्स। पहले न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स का फॉर्मेशन फॉलोड बाय सनाइल न्यूराइटिक। ठीक है, अब बायोप्सी पे अगर आप देखोगे तो ये आपका जो सेरेब्रल अमाइलॉइड एंजियोपैथी है और ये जो ब्लैक कलर का है उसके आजू बाजू में वो आपका सेनाइल न्यूराइटिक प्लेक। ये जो दूसरा है ये है आपके न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स और उनके टाउ प्रोटीन्स। ये पूरा मिला के आपका एक न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल है और उनके सारे काफी सारे ये टाउ प्रोटीन्स है जो कि हाइपर फॉस्फोराइलेटेड होता है और मार्कर्स होते हैं किसके? ब्रेन एट्रोफी। ठीक है, अब ये दो सवाल सॉल्व करें। पहला, ऑल आर फॉलोइंग ट्रू अबाउट द अल्जाइमर डिसीज एक्सेप्ट, मतलब आपको फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढनी है। सेनाइल प्लेक्स जो होते हैं ये कोरिलेट करते हैं विद एज, ये ऑब्वियसली ट्रू है भाई।
अंडरलाइन टाउ प्रोटीन सजेस्ट न्यूरो डिजनरेशन मतलब एट्रोफी के मार्कर्स होते हैं ना, तो ये भी ट्रू है भाई। नंबर ऑफ न्यूरोफिब्रिलर ट्रायंगल्स इज एसोसिएटेड विथ सिविरिटी ऑफ डिमेंशिया, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है भाई। एक्स्ट्रा सेलुलर इंक्लूजन्स कैन बी फाउंड इन द absence ऑफ इंट्रासेलुलर इंक्लूजन्स, तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। देखो एक्स्ट्रा सेलुलर इंक्लूजन्स क्या होता है, आपके सेनाइल न्यूरेटिक प्लेक्स एंड दे कैन बी फाउंड इन द absence ऑफ इंट्रासेलुलर मतलब न्यूरोफिब्रिलर ट्रायंगल्स। कभी भी पहले आपके न्यूरोफिब्रिलर ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे, उसके बाद ही आपके सेनाइल न्यूरेटिक प्लेक्स फॉर्म होंगे, तो दोनों साथ में ही प्रेजेंट रहेंगे। या फिर सिर्फ न्यूरोफिब्रिलर ट्रायंगल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, सिर्फ इंट्रासेलुलर इंक्लूजन्स आपको देखने को मिल सकते हैं कभी भी, ठीक है ना। कभी एक्स्ट्रा सेलुलर इंक्लूजन अकेले नहीं देखने को मिलेंगे, एक तो दोनों साथ में देखने को मिलेंगे या फिर सिर्फ इंट्रासेलुलर इंक्लूजन देखने को मिलेंगे, क्योंकि पहले आपके न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स आते हैं फिर उसके बाद एसएनपीज आते हैं, ठीक है। ये सवाल सॉल्व करें। न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स आर सीन इन केस ऑफ अल्जाइमर्स डिसीज, which of the following area of brain is resistant to the formation of neurofibrillary tangles? तो आपको पता है न्यूरोफिब्रिलरी ट्रायंगल अल्जाइमर डिसीज के अंदर दिखते हैं, और मैंने आपको पहले ही समझा दिया था अल्जाइमर डिसीज के अंदर कॉर्टेक्स रीजन का डीजनरेशन होता है, कॉर्टेक्स रीजन का एट्रोफी होता है। कॉर्टेक्स रीजन मतलब कौन सा, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब, ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब लीस्ट अफेक्टेड होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे विजुअल एसोसिएशन एरिया, सिंगुलेट गायरस, एंटोराइनल कॉर्टेक्स, ये तीनों आपके कॉर्टेक्स के पार्ट नहीं है क्या, तीनों आपके कॉर्टेक्स के पार्ट है। लेकिन जो लैटरल जेनिकुलेट बॉडी है ये थैलेमस का पार्ट है, सब कॉर्टिकल है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर तो आपके न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो आंसर ये हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं आपके क्लिनिकल फीचर्स जो अल्जाइमर डिसीज के अंदर देखने को मिलेंगे। देखो क्लिनिकल फीचर्स के लिए आपको ये ए याद रखना है, कुछ नहीं याद रखना है, ये ए याद रखना है। आपको पहली चीज तो पता है एमनीजिया देखने को मिलेगा ड्यू टू टेम्पोरल लोब लीजन। टेम्पोरल लोब इतना अफेक्ट हो रहा है तो उसके कारण आपका जो है एमनीजिया देखने को मिलेगा। कौन सा, एंटेरोग्रेड एमनीजिया, क्योंकि टेम्पोरल लोब के अंदर ही आपका क्या होता है, हिप्पोकैम्पस होता है, जो कि अर्लीस्ट पार्ट था जहां पर आपका एट्रोफी हो रहा था। दूसरा एनोमिक अफेजिया, एनोमिक अफेजिया का मतलब क्या है कि पेशेंट बता नहीं पाएगा कि उसको चाहिए क्या, बता नहीं पाएगा मतलब उसको चाहिए क्या, मतलब नेमिंग अफेजिया है ना, ये उसमें नेमिंग नहीं आती। अगर उसे टीवी ऑन करना है और उसको रिमोट चाहिए तो वो किसको बता नहीं पाएगा कि मुझे रिमोट चाहिए। ये हो गया आपका एनोमिक अफेजिया। तीसरा एनोस्मिया, एनोस्मिया मतलब स्मेल के सेंसेशन कम हो जाएंगे। एप्रेक्सिया मतलब लीजन पराइटल पे जब आता है तो एप्रेक्सिया हो ही जाता है। एप्रेक्सिया मतलब क्या, जो स्किल्स हमने लाइफ टाइम में सीखी हुई है, जैसे कि शर्ट बटन करना, शर्ट अनबटन करना, शूलेस बांधना, जो स्किल्स हमने ऐसी लाइफ टाइम में अक्वायर की हुई है उसको हम भूल जाते हैं। इनएबिलिटी टू डू स्किलफुल टास्क लाइक राइटिंग, रीडिंग, शू की लेस बांधना, उस ऐसे स्किलफुल टास्क को हम करना भूल जाते हैं अप्रैक्सिया के अंदर ड्यू टू लीजन एट पैराइटल लोब। फिर एनोसोग्नोसिया, एनोसोग्नोसिया के अंदर पेशेंट जो होता है ये अनअवेयर होता है अबाउट द प्रॉब्लम। पहले तो जब अप्रैक्सिया था तो उसको पता था कि उसमें कुछ तो भी प्रॉब्लम हो रहा है, इसके कारण उसको स्किलफुल टास्क परफॉर्म नहीं करते आ रहा। फिर जब वो भूल रहा था, एंटेरोग्रांड एमनेसिया हो रहा था शुरुआत में, तो उसको पता था कि वो चीजों को भूलते जा रहा है। जब उसको एनोमिक अफिजिया था तो उसको पता चल रहा था कि उसको बताते नहीं आता कि उसको रिमोट चाहिए। लेकिन एनासोग्नोसिया के फेज में जब पेशेंट चला जाता है ना, उसमें तो पेशेंट को ये भी नहीं पता कि अब उसको कोई लीजन है या नहीं है, अनअवेयर है अबाउट द प्रॉब्लम। और एस्पिरेशन निमोनिया, एस्पिरेशन निमोनिया इज द कॉज ऑफ डेथ इन द पेशेंट्स ऑफ अल्जाइमर्स डिसीज। अल्जाइमर्स डिसीज के अंदर एस्पिरेशन निमोनिया ये कॉज ऑफ डेथ होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एक आपका ये होता है, क्या बोलते हैं उसे, न्यूरोट्रांसमीटर होता है, दैट इज एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन के लेवल्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं इन केस ऑफ दिस डिसीज दैट इज अल्जाइमर डिसीज। ये जो एसिटाइल कोलिन के लेवल्स होते हैं कम हो जाते हैं, इसीलिए आप ट्रीटमेंट में भी एसिटाइल कोलिन स्टेरेज इनहिबिटर देते हो, ठीक है। अब एसिटाइल कोलिन के लेवल्स कम क्यों जाते हैं, क्योंकि एक पार्ट है आपके ब्रेन का उसकी एट्रोफी हो जाती है, न्यूक्लियस है ब्रेन का जिसकी एट्रोफी हो जाती है, दैट इज न्यूक्लियस ऑफ बेसिलिस ऑफ मायरनेट। ये जो न्यूक्लियस ऑफ बेसिलिस ऑफ मायरनेट इसकी एट्रोफी हो जाती है, इसके कारण एसीएच के लेवल्स अल्जाइमर डिसीज के अंदर कम हो जाते हैं। एक चीज हमेशा याद रखें, this acalculia is never seen in Alzheimer disease. According to DSM diagnostic criteria of Alzheimer disease, acalculia ये फीचर आपको अल्जाइमर्स के अंदर कभी नहीं देखने को मिलता। क्या देखने को मिलता है आपको, अमनेजिया, एंटेरोग्रेड अमनेजिया, अफिजिया, एनोस्मिया, एप्रैक्सिया, एनोसोग्नोसिया, एस्पिरेशन निमोनिया और एसीएच का, ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ट्रीट कैसे करोगे भाई, ट्रीट करना बड़ा इजी है। अगर एसिटाइल कोलिन कम हो रहा है तो उसको बढ़ा दो। कैसे बढ़ाओगे, उसका जो उसको जो मारने वाला एंजाइम होता है उसको इनहिबिट कर दो, दैट इज एसिटाइल कोलिन एस्टरेज के इनहिबिटर्स, जैसे कि डोनोपेजिल या फिर रिवास्टैग या फिर गैलांटामीन भी दे सकते हो।
इसमें डोनोपेजिल आपका सेंट्रली एक्टिंग होता है, जो कि जिसके कारण आपका ड्रग ऑफ चॉइस भी होता है। फिर हम बात करते हैं एक और ड्रग जो आप यूज कर सकते हैं, दैट इज एनएमडी एंटागोनिस्ट को आप यूज कर सकते हो इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर डिसीज। एनएमडी एंटागोनिस्ट मतलब क्या? ग्लूटामेट रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट, जिसका नाम है ड्रग का मेमांटीन। क्या है? मेमांटीन। नॉर्मली होता क्या है ना, नॉर्मली आपका जो ग्लूटामेट रिसेप्टर है, ये ग्लूटामेट रिसेप्टर पे जब ग्लूटामेट बैठता है तो ये कैल्शियम चैनल को ओपन कर देता है न्यूरॉन्स के अंदर। जब ग्लूटामेट बैठता है ग्लूटामेट रिसेप्टर पे तो ये कैल्शियम चैनल को ओपन कर देता है और कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो जाता है इनसाइड द न्यूरॉन्स। जब कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है न्यूरॉन्स के अंदर तो वो न्यूरोनल सेल्स को कोलैप्स करवाता है, जिसके कारण एट्रोफी होती है। इसके कारण क्या होती है? एट्रोफी होती है। ये मेमेंटिन जाके इन ग्लूटामेट के रिसेप्टर को फंक्शन नहीं करने देता, जिसके कारण कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा नहीं, एट्रोफी होगी नहीं। तो आप एक तो एसिटाइलकोलिन एस्टरेज के इनहिबिटर्स यूज कर सकते हो, डोनोपेजिल या फिर रिवास्टेगमेंट जैसे, या फिर एनएमडी एंटागोनिस्ट यूज कर सकते हो मेमांटिन जैसे। ठीक है, ये दो सवाल बढ़िया से सॉल्व करें और फिर अल्जाइमर का टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा। पहला, एक 80 साल का ओल्ड पर्सन है, he had started forgetting the names of the familiar persons and places. There has been no confabulation. He tends to forget whether he has had his meals. Clinically and neurological examination was normal, no abnormality. CT scan में symmetrical enlargement दिखा lateral ventricles का and wider sulci दिखे. What is the most likely diagnosis? पहली चीज तो no confabulation। मतलब कन्फेबुलेशन का मतलब क्या होता है? कन्फेबुलेशन का मतलब होता है फॉल्स स्टोरी टू हाइड मेमोरी लॉस। कन्फेबुलेशन कौन शो करता है? जब कोई अल्कोहलिक पेशेंट हो तो अल्कोहलिक पेशेंट एक फॉल्स स्टोरी बनाएगा टू हाइड हिज मेमोरी लॉस। तो यहां पर अगर कन्फेबुलेशन नहीं है मतलब अल्कोहलिक डिमेंशिया नहीं है। अगर अल्कोहलिक डिमेंशिया होता तो कन्फेबुलेशन प्रेजेंट रहता। ठीक है। दूसरा आपका दूसरा क्या है? आपका क्रॉनिक सेरेब्रोवास्कुलर इनसफिशियंसी। ये आंसर क्यों है? देखो, क्रॉनिक सेरेब्रोवास्कुलर इनसफिशियंसी के अंदर क्या होता है ना कि क्रॉनिक इंफार्क्ट्स बन रहे होते हैं बॉडी के अंदर। ओके, ये इसके अंदर ही एक आता है दैट इज मल्टीपल